भरे रिश्ते। अरे रमन, तू आ गया। हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे। रमन घर के बाहर कार पार्क करके बरामदे में आया ही था कि देखा माँ बाबूजी अपने सामान के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार खड़े थे। इतने में कैब भी आ गया। आप लोग कहीं जा रहे हो? रमन ने पूछा। हाँ, हम छोटे के पास जा रहे हैं। यह तो बहू से हमारा काम नहीं होता। कब तक हम बूढ़े बूढ़ी उसके सेवा चाकरी करेंगे, इसलिए सोचा कि छोटे बेटे के पास ही चले जाएं। वैसे ही छोटी बहू कब से कह रही है वहाँ आने के लिए। अच्छा, सुनंदा तो घर पर ही है ना? नहीं नहीं, उसके ससुराल वालों कब से फोन कर रहे हैं, तो वह भी अपने ससुराल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। रमन एकटक अपने माता पिता को देखते रह गया, कुछ बोला नहीं। माँ बाबूजी ने शायद पहले से ही कैब बुला ली थी, इसलिए दोनों ने अपना सामान उठाया और कैब में रखा रवाना हो गए। हमेशा कमर दर्द का बहाना करने वाली माँ ने आज बैग उठा लिया। देखकर रमन हैरान था। जितनी फुर्सत से बाबूजी कैब में बैठे थे, लग ही नहीं रहा था कि कभी उनके घुटनों में दर्द रहा होगा। और सुनंदा बहन जैसी अपनी ससुराल में हमेशा कमी ही कमी नजर आती है, और वो पिछले 2 महीने से ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। वह भी आज अपने ससुराल रवाना हो गए। कुछ देर रमन वहीं खड़ा रहा, अपनों के ही एहसान फरामोश को देखते हुए। थोड़ी देर बाद वह खड़ा रहने के बाद अंदर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। सब तरफ सामान फैला पड़ा था। 3 साल का चमन शायद सुबह से नहाया नहीं था, पूरा गंदा हो रहा है। और 5 साल की वाड़ी, बाल पूरी तरह से उलझे हुए और कपड़े भी गंदे पहने हुए थी। बेचारी दूध ब्रेड से ही अपना और अपने भाई का पेट भर रही थी। ब्रेड सेकने तो क्या आता होगा, इसलिए कच्ची ब्रेड ही दूध में डुबो डुबो कर दोनों भाई बहन खा रहे थे। इसमें भी बर्तनों का कोई पता नहीं, दूध की भगोने ही लेकर बैठे हुए थे, जबकि ब्रेड का पैकेट जैसे तैसे फटा हुआ उसमें से ब्रेड लेकर खा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि माँ बाबूजी और सुनंदा ने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही उन लोगों को तजव्वीज़ सबसे ज़्यादा ही दी थी। तुम लोगों से भी ऊपर हमेशा उनकी बात मानी, तुम्हें नहीं जबरदस्ती हर बात को मनाने पर मजबूर किया। पर जब आज मेरे परिवार को उनकी ज़रूरत थी कि वो लोग मुझे छोड़कर छोटे के पास चले गए। रमन ने शोभना के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, बस तुम हिम्मत बनाए रखना, ठीक है। रमन ने शोभना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लाते हुए कहा। ठीक है। शोभना ने भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए कहा, मैं अभी बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ खाने के लिए। जब तक खाना आता है तब तक मैं बच्चों को थोड़ा तैयार कर देती हूँ। उसने फोन पर खाना ऑर्डर किया और बच्चों को बुला उनके हाथ पैर धुलकर ढंग के कपड़े पहनाए। पापा के हाथों से तैयार होते हुए दोनों बच्चे बहुत खुश थे। अपनी मम्मी को बार बार दिखाने जा रहे थे कि देखो पापा हमें तैयार कर रहे हैं, मम्मा देखो, मम्मा देखो, पापा ने मेरी चोटी बनाई। नन्हा चिमन ज़्यादा बोल नहीं पाता, फिर अपना ड्रेस पर हाथ रखकर इतना ही बोला, पापा, मम्मा, पापा
अपने बच्चे को इतना खुश देखकर शोभना का याद आ गया वो दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। रमन घर का बड़ा बेटा, सास ससुर, देवर परवीन और एक शादीनुमा नंद सुनंदा थी, जो अपने ससुराल में कम और मायके में ज्यादा दिखती थी। बेटे से पहले बेटी का विवाह किया गया था। रमन अपने माता पिता और परिवार को बहुत मानता था। अपनी इच्छा और खुशियों के ऊपर अपने परिवार को रखता था। इसलिए शोभना के लिए कई तरह के नियम और कानून थे। नंद जहाँ हर 10 दिन बाद अपने मायके जाकर बैठ जाती थी और महीनों बाद से उठकर नहीं आ जाती थी, वह शोभना के लिए उसके मायके जाना ना के बराबर ही था। सुबह जाओ और शाम को आ जाओ, घर का सारा काम शोभना को अकेले ही करना पड़ता था। शोभना का पूरा दिन घर में काम करते हुए ही बीत जाता। रमन और शोभना अगर कहीं घूमने जाते तो पहले सुनंदा और सास ससुर जाने को तैयार हो जाते, और अगर नहीं गए तो पहले सबका खाना तैयार करके ही जाना पड़ता। शादी से पहले शोभना जॉब करती थी, पर शादी के बाद उसे जॉब छोड़ना पड़ा। रमन के अनुसार माता पिता की सेवा करना उसका फर्ज था। सुबह से शाम मशीन बनी शोभना अकेले काम करती और बाकी सब फरमाइश करते रहते थे। 1-2 दिन बाद नौकर रखने के लिए कहा तो रमन ने मना कर दिया, क्योंकि सास ससुर को नौकर चाकर का काम पसंद नहीं आता था। इसलिए नौकर भी नहीं रखे देते। जब बाड़ी हुई तब तक परवीन भी शादी को हो चुके थे। देवरानी ने निशा ने आकर सब संभाल लिया था, पर सास ससुर और नंद का रवैया वही रहा। नेक लेने में सबसे आगे जाती और काम करने में के मामले में सबसे पीछे हो जाती। जब परवीन निशा दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए तब कुछ दिन सास ससुर उसके साथ ही रहे, पर निशा के घर में नौकर काम करते थे और उससे जितना होता वह उतना ही काम करती थी। इसलिए सारी फरमाइशें वहाँ नहीं चलती, तो सास ससुर शोभना के पास ही रहना पसंद करते, क्योंकि वो जानते थे जहाँ रमन के रहते शोभना अपनी मन मर्जी नहीं चला सकती। अभी हफ्ता भर पहले ही अचानक बारिश का मौसम हो गया तो सुनंदा ने उसे आवाज लगाई, भाभी बाहर बारिश का मौसम हो गया है, फटाफट से कपड़े ले आओ। रसोई में पकौड़ी तलते हुए शोभना शायद फोन पर ही बात कर रही थी, इसलिए उनसे सुनंदा से कहा, दीदी मैं पकौड़े तल रही हूँ, आज कपड़े आप ले आओ प्लीज। तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हारे रहते सुनंदा कपड़े लेकर आएगी, सासू माँ ने चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर रमन बाहर आ गया। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देख तेरी पत्नी को कामचोर होते जा रही है, सुनंदा से काम करवा रही है। अब हम भारी होते जा रहे हैं इस पर। नहीं होता है तो बोल दे, हम छोटे के पास चले जाएंगे। ऐसे कैसे कह रहे हो आप माँ, मैं अभी समझाता हूँ। शोभना लगभग चिल्लाते हुए ही रमन रसोई में आ गया और शोभना के मोबाइल को फेंकते हुए जोर से शोभना को डांटने लगा। रमन ने डांट लगाई तो अपने हाथ धोकर रसोई में काम करती हुई शोभना को ही छत पर भागना पड़ा। कपड़े उतार कर लाते समय रास्ते में पैर फिसला और सीढ़ी से नीचे गिर गई और पैर फ्रैक्चर हो गया। शोभना की चीखने की आवाज़ सुनकर रमन दौड़ता हुआ आया और उसे गोद में उठाकर फटाफट कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया, जहां से उसकी दाहिनी पैर में मेजर फ्रैक्चर बताया गया, जिसे ठीक होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 4-5 दिन तो शोभना हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद रमन उसको घर लेकर आया तो असली परेशानी तो शुरू हुई।
सास ससुर ने निशा को फोन कर दिया कि वहाँ आ रहे हैं, संभाल ले। अब निशा जानती थी कि वो शोभना की सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा कराने के लिए बुला रहे हैं। वही जानती थी कि अगर वो आने से मना कर देगी तो वो लोग खुद से यहाँ आ जाएंगे और यही मौका है रमन की आंखों की पट्टी अपने माता पिता और बहन के नाम की पट्टी हटाने का, नहीं तो बेचारी शोभना जिंदगी भर परेशान होती रहेगी। मौका देख उसे अपना से तीर छोड़ा। बाबूजी, मेरा तो आना नहीं हो पाएगा। शाम को तो माँ और सुनंदा ने जैसे तैसे खाना बना लिया, लेकिन दूसरे दिन रमन ऑफिस में कुछ दिन की छुट्टी के लिए कहने लगा। तब वापस लौटते ही देखा माँ बाबूजी घर से के पास जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। इतने में खाना आ गया तो रमन खाना लेकर कमरे में आ गया। चलो बेटा, आज पापा तुम लोगों को खाना परोसेंगे, वहाँ जल्दी से आ जाओ। रमन की आवाज़ सुनकर बच्चे कमरे में आ गए और शोभना के पास जाकर बैठ गए। आज पहली बार रमन, शोभना, बाड़ी और चिमन ने साथ में खाना खाया। थोड़ी देर बाद रमन के फोन पर शोभना के लिए निशा का फोन आ गया। माफ़ कर देना भाभी, मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन अब कम से कम भैया की आंखों पर अपने परिवार के नाम की तो पट्टी बंधी थी, वह हट गई होगी। वैसे फिक्र मत करो, मैं एजेंसी में बात कर ली है, कल वो लोग मेड भिजवा देंगे घर पर। भैया से कहिए सब संभाल लेंगे। थैंक यू निशा। अरे आप मेरी बड़ी बहन हो, आप उसमें थैंक यू की क्या बात है। साल का अंत चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है भाभी, इस साल के अंत में भैया को समझ में आ गया कि कुछ रिश्ते स्वार्थी होते हैं, उनके लिए अपनों का मन नहीं मारना चाहिए। कहकर निशा ने फोन रख दिया।